राजनीति इस समय ऐसे भंवर में फंसी हुई है जहां हर दिन एक नया मोड़ सामने आ रहा है। सत्ता के गलियारों में हलचल इतनी तेज है कि दिल्ली से लेकर पटना और लखनऊ तक राजनीतिक तापमान सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। तीन नाम इस पूरे सियासी भूचाल के केंद्र में हैं: नीतीश कुमार, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बिहार में क्या कुछ हुआ, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या बिहार की सियासी आंधी अब उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रही है? क्या दिल्ली की राजनीति अब प्रदेशों के सबसे बड़े ताकतवर चेहरों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है? और क्या योगी आदित्यनाथ भी अब उसी सियासी चक्रव्यूह के निशाने पर हैं जिसमें नीतीश कुमार फंसते हुए दिखाई दिए? राजनीतिक सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सियासी संघर्ष दिल्ली बनाम प्रदेशों के मजबूत नेताओं के बीच देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि नीतीश कुमार का यह फैसला उनका त्याग है या फिर कोई बड़ा दबाव। तो बता दें कि बिहार की राजनीति में लंबे समय से एक कहावत चली आ रही थी कि बिहार में चाहे कोई भी सरकार बनाए लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। लेकिन राजनीति में अस्थायी कुछ भी नहीं होता और यह बात एक बार फिर से साबित हो गई है। नीतीश कुमार ने अचानक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। नीतीश कुमार ने लिखा अपने एक्स अकाउंट पर कि मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। लेकिन यही फैसला अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बन गया है, क्योंकि बिहार की सड़कों से लेकर विधानसभा तक विरोध की आवाजें उठने लगी हैं। खुद जेडीयू के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे हैं। कई जगहों पर पोस्टर फाड़े गए, कार्यालयों में तोड़फोड़ की खबरें आई और कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि जनता ने वोट नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था, न कि उन्हें राज्यसभा भेजने के लिए। नीतीश के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले कुछ नेताओं ने यहां तक का आरोप लगा दिया कि यह फैसला उनकी अंतर आत्मा की आवाज नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव का परिणाम है। उनका कहना है कि अमित शाह ने अपनी रणनीतिक क्षमता का इस्तेमाल करते हुए पूरा सियासी खेल पलट दिया है। राजनीति में अमित शाह को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता। विरोधी भी मानते हैं कि वो समय आने पर ऐसा दांव चलते हैं जिसकी कल्पना उनके सियासी दुश्मनों या विपक्ष भी नहीं सोच पाता है। अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात माने तो बिहार में जो भी कुछ हुआ वह सिर्फ राज्य का बदलाव नहीं है बल्कि यह केंद्र की बड़ी रणनीति का हिस्सा भी हो सकती है। जानकार मानते हैं कि अमित शाह की राजनीति हमेशा से दो चीजों पर टिकी रही है: संगठन और सत्ता का संतुलन। नीतीश कुमार जैसे नेता जिनकी अपनी पार्टी है, जिनके अपने खुद के कई सारे सांसद हैं और जिनके समर्थन से कई बार केंद्र की राजनीति प्रभावित होती रही है, उन्हें अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेज देना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। यही नहीं, अगर अभी भी नीतीश कुमार चाहें तो केंद्र में बीजेपी की सरकार गिर सकती है और बिहार में नीतीश कुमार जिसको चाह लेंगे वो बिहार का सीएम बन सकता है। लेकिन नीतीश की चुप्पी ने कई सारी बातों पर इस वक्त पर्दा डाल रखा है। नीतीश कुमार के इस्तीफे देने से एक बात तो साफ हो जाता है कि बीजेपी अब राष्ट्रीय राजनीति में हर समीकरण को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि बिहार की इस पूरी कहानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम क्यों जुड़ रहा है? तो बता दें कि दरअसल पिछले कई महीनों से ऐसी खबरें और अफवाहें लगातार सामने आती रही हैं कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। कई बार यह भी चर्चा आया और चला कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है, जिसके बाद बीजेपी के संगठनात्मक फैसलों ने भी इन चर्चाओं को और हवा दी। शाह और पीएम मोदी ने अपने पसंदीदा नेता नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया बीजेपी का। वहीं उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, जिन्हें भी अमित शाह और मोदी का खास माना जाता है। राजनीतिक गलियारों में यह बात कही जाने लगी कि पंकज चौधरी योगी आदित्यनाथ की पहली पसंद नहीं थे। इतना ही नहीं, कुछ पोस्टर्स और राजनीतिक अभियानों में भी चुनाव के दौरान देखा गया था कि योगी की तस्वीर तक पंकज चौधरी की जो रैलियां होती थी उसमें से गायब थी और चर्चाएं भी सामने आई। फिर दिल्ली से यह संदेश आया कि 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश में यह बात लगभग हर राजनीतिक विश्लेषक मानता है इस समय कि बीजेपी के भीतर अगर किसी नेता की सबसे ज्यादा लोकप्रियता है तो वो स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं। उनकी छवि एक मजबूत प्रशासक, कट्टर हिंदुत्व के चेहरे के रूप में स्थापित हो चुकी है। कई
सर्वेक्षणों में यानी सर्वे में, राजनीतिक चर्चाओं में भी यह कहा जाता है कि योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि राजनीतिक सूत्र भी यह कहते हैं कि दिल्ली की राजनीति हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि कोई भी क्षेत्रीय नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से ज्यादा ताकतवर न बन जाए, जिससे दिल्ली को खतरा हो जाए। राजनीतिक सूत्र कहते हैं कि बीते कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बीजेपी की पूरी राजनीति मोदी और शाह के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। इसलिए खतरा महसूस होते ही खतरे को ही शाह जल्द ही खत्म कर देते हैं। इसलिए लगातार योगी और दिल्ली के बीच खींचतान की खबरें आती रही हैं। लेकिन यह कहानी का दूसरा पहलू भी है। योगी आदित्यनाथ को सिर्फ एक मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखा जा सकता है। वो गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं और हिंदुत्व की राजनीति में उनकी अलग पहचान है। पिछले कुछ महीनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच कई मुलाकातें हुई हैं, नजदीकियां बढ़ी हैं। हाल ही में गाजियाबाद में आरएसएस की समन्वय बैठक में योगी आदित्यनाथ पहुंचे और करीब 40 मिनट तक अंदर चर्चा हुई। दिलचस्प बात यह रही कि इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम को भी आना था, लेकिन अंत में पहुंचे तो सिर्फ योगी ही और उस कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके अलावा कानपुर में भी योगी और आरएसएस के कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेते दिखाई दिए थे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आरएसएस का समर्थन योगी के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह इस वक्त काम कर रहा है। इसके अलावा राजनीतिक सूत्र यह भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अपनी पुरानी संगठनात्मक ताकत यानी कि जो उनका संगठन था हिंदू युवा वाहिनी को भी फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर ली है। यह संगठन पहले भी पूर्वांचल की राजनीति में काफी ज्यादा प्रभावशाली रहा था। अगर यह संगठन फिर से सक्रिय होता है तो वह यह योगी आदित्यनाथ की राजनीति की ताकत को और मजबूत कर सकता है। इसी बीच एक और राजनीतिक चर्चा तेजी से फैले। कहा जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में तीसरा डिप्टी सीएम बना सकती है और यह चेहरा दलित समाज से हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, 2027 और 29 के चुनावों के लिए दलित वोट बैंक को मजबूत करना। दूसरा, मुख्यमंत्री पद की शक्ति को कई हिस्सों में बांटना, यानी एक मुख्यमंत्री और 3 डिप्टी सीएम का मॉडल। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है इससे सत्ता का संतुलन बदल सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिहार में जो भी कुछ हुआ वह सिर्फ एक राज्य की घटना है या फिर राष्ट्रीय राजनीति के बड़े बदलाव का संकेत है? क्या नीतीश कुमार वास्तव में दबाव में आकर मुख्यमंत्री पद से हटे हैं या फिर यह उनकी रणनीति का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिल्ली वास्तव में योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर सकती है या फिर आरएसएस का समर्थन और योगी की लोकप्रियता उन्हें अडिग बनाए रखेगी? आप इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है तो वो भी आप आसान और सरल भाषा में जान लीजिए। भारतीय राजनीति में यह दौर बेहद दिलचस्प और निर्णायक बनता जा रहा है। एक तरफ दिल्ली की रणनीति है तो दूसरी तरफ प्रदेशों के मजबूत नेता हैं। बिहार में बदलाव हो चुका है लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि अगर बिहार की आंधी उत्तर प्रदेश तक पहुंची तो आने वाले चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति परीक्षण बन सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस सियासी शतरंज में अगली चाल कौन चलता है, दिल्ली या फिर लखनऊ, क्योंकि आज भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे हैं जहां आरएसएस की बड़ी बैठक चल रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार सक्रिय है। आरएसएस से मुलाकात, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात हो रही है और जिस प्रकार से आरएसएस ने पहले ही कहा था कि योगी के बारे में कुछ भी अगर किसी ने कहा या माहौल बनाने की कोई कोशिश की तो उसको आरएसएस की नजरों में बागी माना जाएगा, चाहे वो लखनऊ का नेता हो या फिर दिल्ली का। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा, बताएगा जिस प्रकार से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं और अगला नंबर क्या योगी आदित्यनाथ का हो सकता है या नहीं हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ इस समय भारतीय जनता पार्टी में कितने मजबूत नेता है उसको लेकर भी आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।